फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब अच्छे हो, मस्त हो, लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर रहे हो। आज की हमारी स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग और अच्छी हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें बिना किसी। मारवा हाउस। मारवा हाउस में सुबह की शुरुआत सामान्य दिखाई दे रही थी, लेकिन शांति के पीछे एक खतरनाक तूफान जन्म ले चुका था। कुछ दिनों से हे हंसराज मारवा का गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा था। उसकी चोरी पकड़ी जा चुकी थी और सबसे बड़ी बात, उसके खिलाफ सबूत जुटाने वाला कोई और नहीं बल्कि खुद अनिका ही थी। दादी माँ के सामने सच्चाई आने के बाद उसे उसकी महत्वपूर्ण पोस्ट से हटा दिया गया था। तब से उसे लगने लगा था कि पूरा घर में उसकी इज्जत खत्म हो चुकी है। वह अपने कमरे में बैठा दांत पीस रहा था। जब तक अनिका जिंदा है, मुझे मेरा अधिकार कभी वापस नहीं मिल सकता। उसकी आंखों में नफरत साफ दिखाई दे रही थी। उसके सामने बैठे दो आदमी चुपचाप उसकी बातें सुन रहे थे। एक हिमांशु मारवा, दूसरा उसका खुद का बेटा रोहन मारवा। अब समय आ गया है कि रास्ते का कांटा हमेशा के लिए निकाल दिया जाए, क्योंकि उसने मेरी पत्नी और मेरे बेटे दोनों की इज्जत को उछाला है सबके सामने। हंसराज की आवाज में ऐसा जहर था जिसे सुनकर सामने बैठे लोग भी असहज हो गए। आज से पहले हंसराज के फेस पर इतना गुस्सा कभी नहीं देखा गया था, लेकिन उसके मन में अब सिर्फ एक ही लक्ष्य था, अनिका। क्योंकि पिछली बार जिन गुंडों को भेजा था वो हार कर आ चुके थे। शायद उन लोगों के बारे में अनिका को पता चल चुका था, लेकिन फिर भी अनिका ने घर पर कुछ नहीं कहा था। शायद वो सभी शांत हो गए थे तब तक। वहीं दूसरी तरफ देवी का मारवा अंदर ही अंदर जल रही थी। पहले घर का फैसला वह उससे पूछकर दादी माँ सर्वेंट सभी करते थे, लेकिन अब दादी माँ ने अधिकतर सारे काम दोबारा फिर आशा मारवा को सौंप दिए थे। पूजा पाठ से लेकर शाम की भाग दौड़ तक। सुबह अब दादी माँ ने एक जरूरी फाइल आशा को देकर कहा, आशा बेटा, इसे तुम देख लो। तब देविका के चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था। उसका चेहरा तमतमा गया था। सुबह से वह काफी आग बबूला थी। देखते देखते शाम हो गई थी और अब सुबह हो गई थी। उसे पता था उसके सारे अधिकार उससे छीन लिए गए हैं और काफी दिन हो गए। ये बर्दाश्त से बाहर होता जा रहा है। इसलिए पूरी रात उसने हंसराज के कानों में अपना दर्द, अपनी बातों को इस तरीके से तोड़ मरोड़ कर रखा मानो अनिका उनके बेटे, जो कि दादी माँ का बेटा पोता जिंदा है, उसका सारा अधिकार छीनना चाहती है। उसे लगने लगा था कि घर में उसकी हैसियत धीरे धीरे अब खत्म होती जा रही है, बिल्कुल पहले जैसी होती जा रही है। और इस बदलाव की सबसे बड़ी वजह सिर्फ और कोई नहीं, इस घर की बहू अनिका है। अब उसने अपने हाथों को कस लिया और साथ में अपने दूसरे हाथ से जिस सिगरेट को वो पी रही थी उसे कंटिन्यू रखती है। वहीं दूसरी तरफ समुद्र के बीच स्थित उस रहस्यमयी टापू पर जिया, आर्यन और अलेक्जेंडर आज फिर उसी गुफा के अंदर बढ़ रहे थे। कई दिनों से वो उस गुफा के रहस्य को समझने की कोशिश कर रहे थे। आज भी तीनों के हाथों में टॉर्च थी। उनके कदम धीरे धीरे अंधेरे की तरफ बढ़ रहे थे। जैसे जैसे वो अंदर जाते जा रहे थे, लेकिन वह गुफा खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। गुफा और रहस्यमयी होती जा रही थी। दीवारों पर बने अजीब से चिन्ह चमक रहे थे। कहीं कहीं हल्की नीली रोशनी पत्थरों से निकलकर दिखाई दे रही थी। रिया सबसे आगे थी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसे समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों हो रहा है। तुम लोगों को कुछ महसूस हो रहा है? रिया अचानक रुक गई। वहीं अब्दुल भी आप चलते चलते थक गए थे, क्योंकि सबसे हैरानी की बात यह थी कि ये अंडरग्राउंड होते हुए भी काफी लंबी थी और साथ में ऐसा लग रहा था मानो इस पार के, शायद अगर इस गुफा को पार कर लेते हैं तो दूसरे छोर पर ऐसा क्या है, ये भी देखने लायक था। और शायद वहां तक पहुंचने के लिए उन्हें लंबा सफर तय करना था। शायद अगर गाड़ी वगैरह या किसी साधन के जरिए वो उस दूसरी तरफ जाना चाहें,
वो जगह उन्हें मिले या ना मिले उन्हें नहीं पता था, लेकिन दीवारों पर हल्के हल्के चित्र उकेरे हुए थे। साथ में कुछ चिट या ये कहा जाए कुछ नोट भी दिए गए थे। धीरे धीरे पढ़ते हुए तीनों बहन भाई उत्सुकता के साथ कब इतनी दूर आ गई उन्हें भी नहीं पता चला। आर्यन ने सिर हिलाया, हाँ, जैसे कोई हमें आगे की तरफ बुला रहा है या आगे की तरफ जाने के लिए बोल रहा है। अलेक्जेंडर घबरा कर पीछे देखा। मुझे ये जगह बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। लेकिन तभी गुफा के सबसे अंदर वाले हिस्से में एक हल्की सी सुनहरी रोशनी दिखाई दी। तीनों बच्चों ने एक एक दूसरे की तरफ ताकना स्टार्ट किया और फिर धीरे से एक रोशनी की तरह बढ़ने लगे। जितना वे आगे बढ़ रहे थे उतनी ही उनकी धड़कनें तेजी से चलना स्टार्ट कर देती है। अचानक रिया के कदम एक जगह रुक गई। उसकी टॉर्च नीचे गिरी। सामने देखकर उसकी आंखें फैल गई। ये कैसे हो सकता है? आर्यन अलेक्जेंडर भी उसके पास पहुंचे और अगले ही पल दोनों की सांसें जैसे अटक ही गई। गुफा की दीवार पर एक बहुत पुराना चिन्ह बना हुआ था, लेकिन उस चिन्ह के नीचे नाम उकेरा हुआ था। उसके देखकर तीनों बच्चों की आंखें अविश्वास से फैल गई। वहां लिखा था अनिका, रोहित, साथ में 4 बच्चे। तीनों एक दूसरे को देखने लगे, लेकिन आर्यन की ही आवाज कांप गई। मम्मा का नाम यहाँ कैसे हो सकता है? और ये देखो, डैड का नाम यहाँ पर है और शायद छोटे छोटे कुछ आकृतियां भी बनी हुई हैं। शायद ये इनके बच्चे हों, यानी कि हम। अब धीरे धीरे नीचे देखते हैं। बच्चों के नाम नहीं लिखे गए थे, लेकिन 4 बच्चे बने हुए थे। और उसी समय गुफा के अंदर कहीं बहुत गहराई से किसी बाहरी दरवाजे के खुलने जैसी आवाज गूंज उठी। धड़ाम! तीनों बच्चे अब डरकर पीछे रह गए, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि जिस रहस्य के दरवाजे को वो खोल चुके थे उसका संबंध सीधे अनिका के अतीत से जुड़ा था। उनकी मोम की चित्रकारी यहाँ पर है, उनके बारे में यहाँ पर है, तो कुछ तो ऐसी चीज है जो उनकी मोम से रिलेटेड है। शायद उस सच्चाई में भी उसी दुनिया का कोई नया बात वहां पर लिखी हुई थी। गुफा के अंदर फैली सुनहरी रोशनी अब पहले से अधिक तेज हो चुकी थी। रिया, आर्यन और अलेक्जेंडर अब भी उस विशाल दीवार के सामने खड़े थे। तीनों के चेहरे पर हैरानी साफ दिखाई दे रही थी, क्योंकि दीवार पर सिर्फ अनिका का नाम नहीं लिखा था, बल्कि उनके नीचे बहुत कुछ उकेरा हुआ था। धीरे धीरे रिया ने आगे बढ़ी और उसने दीवार पर जमी धूल को अपने हाथों से साफ किया, और अगले ही पल उसकी आंखें फैल गई। आर्यन! रिया की आवाज कांप गई। ये देखो! आर्यन और अलेक्जेंडर भी उसके पास पहुंच गए। दीवार पर प्राचीन भाषा में आधुनिक भाषा का मिश्रण से कुछ लिखा हुआ था, मानो किसी ने जानबूझकर आने वाली पीढ़ियों के लिए यह आदेश छोड़ा था। उस पर लिखा था, समय के चक्कर में बहुत पहले ये निर्धारित किया गया था कि अग्नि और प्रकाश का मिलन होगा। अनिका और रोहित का संबंध केवल प्रेम नहीं, बल्कि नियति का निर्णय था। उनके 4 संतान जन्म लेंगी और जो भविष्य के दवारा खोलेंगी। जब अंधकार फिर से छाएगा, तब इन्हीं संतानों को सत्य का मार्ग दिखाएगा। कुछ पल के लिए गुफा पूरी तरह से खामोश रही। रिया की धड़कनें तेज हो गई। ये हमारे बारे में लिखा है। अलेक्जेंडर अविश्वास से दीवार को देख रहा था। मतलब हमारा जन्म पहले से तय था। आर्यन कुछ नहीं बोला। वह लगातार लिखावट को पढ़ रहा था। उसके चेहरे पर पहली बार गंभीरता दिखाई दे रही थी, क्योंकि ये सब सामान्य नहीं था। उन्हें हमेशा लगता था कि एक सामान्य परिवार का हिस्सा है, लेकिन अब उन्हें पता चल रहा था कि शायद उनके जन्म के पीछे कोई बहुत बड़ा उद्देश्य था। तभी दीवार का एक और हिस्सा चमकने लगा। वहां कुछ पहेलियां उभरी। सुनहरे अक्षर हवा में चमक रहे थे, मानो बच्चों को अपनी तरफ आकर्षित कर रहे थे। जो जन्म से नहीं है पर जन्मजात कहलाए, जो रक्त से नहीं है पर परिवार कहलाए। रिया ने माथा पकड़ लिया। ये क्या है? अलेक्जेंडर तुरंत जवाब दिया, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आया। उसी समय पीछे खड़ा अब्दुल बोला, शायद कोई दार्शनिक आदमी लिख कर गया होगा। रिया ने उसे घूरा। बहुत मदद मिली। अब्दुल चुप हो गया। उधर जॉन आराम से खड़ा था। उसके चेहरे पर हमेशा वाली स्थिरता मुस्कान थी, क्योंकि वह एक रोबोट था। उसे न डर लग रहा था न उत्सुकता थी। वह बस प्रोसेस कर रहा था। कुछ सेकंड बाद उसकी आंखें नीली रोशनी चमकी
उत्तर प्राप्त सब उसकी तरफ मुड़ गए, क्योंकि जॉन बोला, परिवार हर रिश्ता खून से नहीं होता, कई रिश्ते विश्वास और प्रेम से पढ़कर होते हैं। रिया और आर्यन के एक दूसरे की तरफ देखने लगे। दीवार पर पहला चिन्ह चमक उठा, मतलब उत्तर सही था। दूसरी पहेली, जो लिखता है पर जीवित नहीं, जो चलता है पर सांस नहीं लेता, फिर भी उसके भीतर धड़कता है एक उद्देश्य। अब की बार अलेक्जेंडर सोच में पड़ गया। अब्दुल फिर चुप रहा। रिया भी अब हैरानी के साथ उसे देख रही थी, लेकिन इस बार आर्यन मुस्कुरा दिया। उसे धीरे से कहा, रोबोट। तुरंत दीवार का दूसरा चिन्ह चमक उठा। जॉन गर्व से सीधा खड़ा हो गया। मेरी जाति का उल्लेख किया गया है। अलेक्जेंडर हंस पड़ा। जाति नहीं, मॉडल का। जॉन कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, विश्लेषण जारी है। सभी की हंसी निकल गई, लेकिन तभी तीसरी पहेली सामने आई। तीसरी दीवार चमकी और इस बार सभी के चेहरे गंभीर हो गए, क्योंकि उसके शब्द अजीब थे, बहुत अजीब। तीसरी पहेली, 4 जन्मे पर 3 साथ खड़े हैं, एक छाया में छिपा है, जब चारों मिलेंगे तभी सत्ता का द्वार खुलेगा। सभी की मुस्कान गायब हो गई। रिया धीरे से पीछे हटी। अलेक्जेंडर की आंखें फैल गई। आर्यन का दिल जोर से धड़कने लगा। 4, लेकिन हम तो 3 हैं ही ना। अब्दुल ने भी इस बार गंभीर होकर कहा, तो चौथा कौन है? गुफा के अंदर अचानक ठंडी हवा चलने लगी। दीवार पर बनी रोशनियां तेजी से चमकने लगी। तभी गुफा के सबसे अंदर वाले हिस्से में एक नई सुरंग खुलने लगी। धड़ाम, सभी चौंक गए। रिया का हाथ अनायास ही आर्यन के हाथ पर चला गया। अंधेरा काफी गहरा था, लेकिन उस अंधेरे के भीतर कुछ उनका इंतजार कर रहा था, कुछ ऐसा जिसके बारे में शायद स्वयं अनिका ने भी कभी नहीं बताया हो। वह पहली बार तीनों बच्चों को मन ही मन एक सवाल उठा, क्या हमारे परिवार का कोई चौथा सदस्य है? क्योंकि जब लतिका का मैटर फौरन में चला था, तो शायद अनिका ने अलीशा की बेटी बताकर उसे सौंप दिया था। शायद अलीशा के बारे में अनिका ने जो कहा वो शायद बच्चों को सही लगा, क्योंकि क्वीन अलीशा के साथ हमेशा ही प्यारी सी लतिका साथ रहती थी। शायद जब से वो छोटे थे तब से ही उसे देख रही थी। शायद रिया ने तो उसे बचपन से ही देखा था, लेकिन वो सच नहीं हो सकता। लेकिन हम में से चौथा कौन है? गुफा के भीतर आती रहस्यमयी सुनहरी रोशनी अब और तेज हो जाती है। नीति का अगला रहस्य धीरे धीरे उनके सामने आने वाला था, या ये कहा जाए अनिका और रोहित का मिलन। उनके बच्चों के बारे में सब कुछ पहले से ही स्वाति को पता था। शायद वह धीरे धीरे करके बच्चों को उनका अतीत से अवगत करा रही थी, या ये कहा जाए कि बूढ़े बाबा भी उसका साथ दे रहे थे। दिल्ली की सुबह हमेशा की तरह ही व्यस्त थी। सड़कों पर ट्रैफिक बढ़ने लगा था और फिर जाने वालों की भीड़ अपने आप रास्तों को पर निकल चुकी थी। लेकिन आज भी सुबह लोगों के लिए बहुत खास थी, कुछ लोगों के लिए बेचैन करने वाली थी। वहीं मारवा हाउस के अंदर सुबह अलग 9:30 बजे थी। अनिका आखिरकार अपने कमरे के बाहर निकली। 2 दिनों बाद उसके चेहरे पर थोड़ी राहत दिखाई दे रही थी। हालांकि रात की नींद पूरी तरह हो चुकी थी, लेकिन आंखों के पीछे अभी अनगिनत जिम्मेदारियां छिपी हुई थी। जैसे वह डाइनिंग टेबल तक पहुंची, वहां पहले से ही पूरा माहौल सामान्य हो चुका था। डाइनिंग टेबल पर बैठे थे दादी माँ आशा मारवा, हंसराज मारवा, देविका, रोहन मारवा और हिमांशु मारवा और बाकी के सभी मारवा हाउस के मेंबर। काफी लंबी चौड़ी टेबल थी, जिस पर फैमिली के सभी लोग आसानी से बैठे हुए थे। चारों के चेहरे शांत थे, जिनमें हंसराज, देविका और रोहर और हिमांशु मारवा थे। न नाराजगी थी, न कोई हाव भाव था, मानो बर्फ की तरह स्थिर थे। अनिका भी वो गुड मॉर्निंग कहा। दादी माँ ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। आओ बेटा। अनिका उनके पास आकर बैठ गई। वहीं अनिका के तीनों बच्चे आर्यन, अलेक्जेंडर और रिया अनिका से पहले ही आकर बैठ चुके थे। अनिका भी उन्हें ज्वाइन कर लेती है। एक नौकरानी उनके सामने नाश्ता लगा देती है। कुछ मिनट तक सिर्फ चमचों की आवाज आती है। फिर आखिरकार दादी माँ ने अपनी चुप्पी तोड़ी। अनिका बेटा। जी दादी माँ, क्योंकि अनिका अब वो सब कर रही थी जो दादी माँ चाहती थी। तुम्हें ऑफिस गई पूरे 2 दिन होने वाले हैं।
दादी माँ ने उसकी तरफ गौर से देखा। सब ठीक है ना? या तबीयत अब भी ठीक नहीं है तुम्हारी? पूरी टेबल की नजरें अब अनिका पर ही थी। अनिका ने पानी का गिलास रखा और फिर हल्की मुस्कान के साथ बोली, सब ठीक है दादी माँ, बस थोड़ा सा रेस्ट चाहिए था, वो हो चुका है। आज ऑफिस जाऊंगी? दादी माँ ने संतोष से सिर हिलाया। अगर बेटा तुम्हारी तबीयत पूरी तरह से ठीक नहीं है तो तुम आज भी रेस्ट कर सकती हो। अच्छा है, वैसे भी आधी कंपनी तुम्हारे भरोसे पर चल रही है। रोहन हल्का सा मुस्कुरा दिया क्योंकि दादी माँ ने रोहन की तरफ देखा। आधी नहीं दादी माँ, पूरी की पूरी। अनिका तुरंत उसकी तरफ देखा। ड्रामा मत करो। रोहन हंस पड़ा, लेकिन उसी समय देविका ने चुपचाप अपनी कॉफी का कप उठा लिया। उसकी आंखों में एक अलग सी बेचैनी थी, मानो अपनी नजरों के जरिए वह अनिका को खा जाए। लेकिन अनिका इन लोगों की तरफ ज्यादा कभी ध्यान नहीं देती थी। उसे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था कि दादी माँ की बातों में हर समय सिर्फ अनिका का नाम क्यों रहता है। लेकिन वह कुछ नहीं बोली क्योंकि अभी सही समय नहीं आया था। वहीं प्रासर हाउस उधर प्रासर हाउस का माहौल बिल्कुल उल्टा था। डाइनिंग टेबल पर बैठी दो बहनों के बीच सुबह से ही बहस चल रही थी, मुक्ता और सुहानी। लेकिन फैमिली के बाकी मेंबर्स को इसके बारे में कुछ भी अता पता नहीं था। दोनों आराम से नाश्ता कर रही थी, लेकिन मुक्ता का पूरा ध्यान प्लेट पर नहीं बल्कि सुहानी पर था, क्योंकि रात से वह उसके पीछे लगी हुई थी। काफी देर तक उसे घूरने के बाद आखिरकार बोल ही पड़ी। मुझे भी चाहिए, सुहानी ने टोस्ट खाते हुए पूछा। क्या? वही वही क्या? क्योंकि सुहानी समझ चुकी थी, बस वो तो मुक्ता के मुंह से सुनना चाहती थी, उसे चिढ़ाना चाहती थी। जैसे कल होटल में वो उसे छेड़ रहे थे, तब तक उसका गिफ्ट नहीं आया। क्या चाहिए? वही बाइक। सुहानी ने जानबूझकर अनजान बनने की कोशिश की। कौन सी बाइक चाहिए? मुक्ता ने चम्मच टेबल पर पटक दी। सुहानी, मुझे परेशान मत करो, तुम्हारी वही सुपर हाई टेक बाइक। सुहानी हंस पड़ी। ओ, वो वाली? हाँ, वो वाली। मुक्ता लगभग बच्चों की तरह मुंह फुलाकर बैठ गई। पूरी रात नींद नहीं आई है मुझे। जैसे क्रिश बाइक लेकर खुश हुआ था, वैसे ही मैं भी हो गई थी। मुझे भी चाहिए। सुहानी कॉफी पीते हुए बोली। तुम्हें बाइक चलानी आती भी है? बिल्कुल आती है। 5 मिनट, उसके बाद सीख जाऊंगी ना। सुहानी हंसते हंसते लगभग खांसने लगी। वहीं बाकी के मेंबर्स, दोनों भाभियों को जब ये बातें पता चली तो उनकी भी हंसी छूट गई। तुम सुधरने वाली नहीं हो। मुग्धा ने तुरंत उसकी बांह पकड़ ली। प्लीज प्लीज मेरे लिए भी एक हाई टेक की बाइक के बारे में सोच सकती हो ना? एकदम वैसी ही, और रंग थोड़ा सा पिंक साइड में होना चाहिए, और मेरे नाम की एलईडी भी लगाना हो। और बस करो। सवारी ने उसके सिर पर हल्की सी चपत लगा दी। तुम बाइक चाहती हो या पूरा स्पेसशिप? दोनों बहनों की हंसी पूरे घर में ही गूंज उठी। उधर मल्होत्रा हाउस में भी आज सुबह का माहौल अलग ही था। क्रिश रात बहुत देर से लौटा था, इतनी देर से कि घर के सभी लोग सो चुके थे, इसलिए किसी ने बाइक नहीं देखी थी। लेकिन आज सुबह सबसे पहले बाहर आई अंजलि मामी, फिर किशन मामा और फिर उसकी बहन श्वेता। तीनों जैसे ही बिल्कुल स्टैचू बन चुके थे, उनके कदम वहीं रुक गए थे। ये क्या है? अंजलि की आंखें फैल गई। अधिकतर वह अपने हर व्हीकल्स, हर गाड़ी, हर बाइक को अपने गैरेज यानी कि उस जगह पर रखता था, लेकिन आज बाइक को बिल्कुल घर के सामने छोड़कर अपने रूम में चला गया था। अंजलि की आंखें फैल गई। उसके सामने खड़ी वही हाई टेक सुपर बाइक थी, मैट ब्लैक बॉडी, नीली रोशनी, भविष्य जैसे डिजाइन। किशन मामा बाइक के चारों तरफ घूमने लगे। मैंने ऐसी बाइक जिंदगी में नहीं देखी। वहीं श्वेता भी हैरानी से उसे देख रही थी। कहीं विदेश से मंगाई है क्या आपसे? कृष्ण ने पैसे लिए? नो। मम्मी की तरफ देखकर, नो, उससे भी नहीं लिए। श्वेता अपने तरफ से भी कहती है, मैंने भी उसे कोई रुपया नहीं दिया है, कोई भी पैसे नहीं दिए हैं। जिस कारण से वो बाइक लेकर आए, लेकिन ये काफ़ी महंगी लग रही है, या ये कहा जाए यहाँ पर तो मिलना काफ़ी मुश्किल है। उसी समय ऊपर से इसमें कई फीचर भी दिखाई दे रहे हैं, अलग अलग लाइट, अलग अलग डिफरेंट टाइप की लाइटें लगी हुई हैं। ऐसा लग रहा है चलती फिरती लाइट की दुकान हो। उसने जैसे ही बाइक देखी, उसकी आंखें अब जिज्ञासा चमक उठी थी। वह तुरंत बाइक के अब और नजदीक गई
श्वेता धीरे धीरे कदम आगे बढ़ा रही थी, बिना छुए, सिर्फ देखकर। उसने लगभग 1 मिनट तक पूरी बॉडी को स्कैन किया अपनी आंखों से, फिर धीरे से बोली, नहीं, ये इंडिया में नहीं है डैड। सभी उसकी तरफ देखने लगे। तुम्हें कैसे पता? श्वेता बोली, क्योंकि ऑटो बैलेंस फ्रेम इस डिज़ाइन में अभी तक लॉन्च ही नहीं हुआ। एआई कंट्रोल्ड सस्पेंस की मार्केटिंग में भी नहीं आया है, और एनर्जी मॉडल है ये। वह कुछ सेकंड रुक गई। मैंने ऐसा मॉडल कभी नहीं देखा, यहाँ तक कि किसी मैगजीन या मूवी में भी नहीं देखा, भले ही वो मूवी फॉरेन की क्यों ना हो। अब सभी की नज़रें एक साथ क्रिस के कमरे की तरफ उठ गई थी, जहाँ क्रिस अब भी बेड पर लेटा हुआ था। आंखें बंद थी लेकिन चेहरे पर मुस्कान थी, क्योंकि उसके सपनों में सुहानी थी, और वही बाइक थी। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि नीचे पूरा परिवार उसकी नई बाइक की जांच पड़ताल करने में लगा है। और सबसे बड़ी बात, उन्हें अभी तक ये भी नहीं पता ये बाइक दुनिया की किसी भी कंपनी में भी नहीं है, बिल्कुल सुहानी ने खुद बनाई है, वो भी क्रिश के लिए। जब मल्होत्रा परिवार के मेंबर्स को पता चलेगा कि सुहानी ने बाइक बनाई है या सुहानी द्वारा बाइक क्रिश को दी गई है, तो क्या होगा? जब अनिका ने भी पता चलेगा कि उसके भाई को बाइक मिली है, तो अनिका का कैसा रिएक्शन होगा? क्या अनिका भी अपने लिए एक बाइक का मॉडल सुहानी से कहकर बनवाएगी, या फिर अपनी उसी बाइक के साथ जिस पर हमेशा से ही ब्लैक कैट जाती है उसी को रखेगी? बाकी का कहानी तो बहुत है, लेकिन सस्पेंस भी ज़्यादा है, और इंटरेस्टिंग भी ज़्यादा है, और मज़ा भी शायद ज़्यादा ही है। लेकिन अनबैलेंस की वजह से इंटरेस्ट थोड़ा सा कम है, पता है। नेक्स्ट एपिसोड का आप वेट करते हो, लेकिन शेयर करने में, कमेंट करने में आप कंजूसी बरत देते हो, जिस कारण से थोड़ा सा एपिसोड को लिखने में काफ़ी समय लगता है। शायद इतना कि मैं बता भी नहीं सकती। ऊपर से हॉलीडे चले हुए हैं, जिस कारण से समय कम होता है, टाइम ज़्यादा लगता है। तो इसलिए आप कह सकते हो कि मैं स्टोरी इसलिए ही थोड़ा सा अनबैलेंस हो चुकी हूँ। अभी बस थोड़ा दिन बाकी हैं, बाकी का मैं एपिसोड डालने की पूरी कोशिश करती हूँ। थैंक यू। जल्द मिलते हैं न्यू एपिसोड के साथ। अनिका एक सुपर लेडी। थैंक यू।